हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स की कक्षा में, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर है। और ये जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है, ये प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है, जो मंथली मैगजीन आती है, उस मंथली मैगजीन पर ही बेस्ड है। और ये जो मंथली मैगजीन है, हमने जो मैगजीन स्टार्ट की थी वो दिसंबर 2024 वाली जो लेटेस्ट मैगजीन है वो हमने स्टार्ट की थी यहाँ से पढ़ना। और दिसंबर 2024 की जो मैगजीन है उसमें अक्टूबर 2024 की घटनाएं दी रहती हैं, क्योंकि दर्पण में बहुत कुछ दिया रहता है, तो सभी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, उस पर ही हम डिस्कस करते हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, ये जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, इसकी कैंपेनिंग चल रही थी, प्रचार प्रसार चल रहा था, तो पूरे देश की निगाहें इस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर लगी हुई थी, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ये पहला स्वतंत्र चुनाव था। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बार जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स में आप मान के चलिए चूँकि अक्टूबर में हुआ है, इसलिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कुल सीटें यहाँ पर कितनी है? 90। आपसे विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वह है 90। निर्वाचन 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला, और ये 3 चरणों में चला। कई बार चरण पूछ लिए जाते हैं कि कितने चरणों में मतदान हुआ, तो ध्यान रखिएगा 3 चरणों में मतदान हुआ है। मतगणना और परिणाम कब आ गया? 8 अक्टूबर को आ गया। सर्वाधिक सीटें कौन सी पार्टी ने जीती हैं? तो JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, और सीटों की संख्या कितनी है? 42। आपको सीटों की संख्या याद रखनी है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही है? बीजेपी, जिन्होंने 29 सीटें जीती हैं। अब सर्वाधिक मत प्रतिशत की यदि हम बात करें, तो सर्वाधिक मत प्रतिशत बीजेपी को मिला है, और वो मिला है 25.64%। तो हो सकता है आपसे मत प्रतिशत पूछ लें। वैसे तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं, तो ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन चूंकि बीजेपी का मत प्रतिशत सर्वाधिक रहा है वहाँ पर, इसलिए हो सकता है कि आपसे मत प्रतिशत के बारे में पूछने में आ जाए। यहाँ पर सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं, और ये दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं। यहाँ पर इनको जो शपथ दिलवाई है, ये उपराज्यपाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की नियुक्ति है, वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति नहीं है, उसी के समकक्ष है उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, इन्होंने शपथ दिलवाई है इनको। कब दिलवाई है? 16 अक्टूबर को। कहाँ? श्रीनगर में। श्रीनगर में डल झील के किनारे क्या बना हुआ है? शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर श्री उमर अब्दुल्ला को क्या किया है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। किसने दिलवाई? उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। तो हो सकता है ये आप ध्यान रखिए, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो श्रीनगर में है, हो सकता है ये चीज़ें आपसे पूछ लें। और राज्यपाल का नाम पहले भी पूछा गया है, तो चूंकि यहाँ पे उपराज्यपाल हैं तो नाम पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात केंद्र शासित बने जम्मू कश्मीर में पहली बार सीएम और मंत्रियों ने कार्यभार संभालने के पूर्व भारतीय संविधान की शपथ ली। तो देखिए, ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया है मैंने, भारतीय संविधान की शपथ ली, तो भारतीय संविधान की शपथ पहली बार ली गई है, क्योंकि इसके पहले
जब शपथ ग्रहण समारोह होता था तो भारतीय संविधान की शपथ नहीं ली जाती थी, जम्मू कश्मीर का जो राज्य संविधान है उस राज्य संविधान की शपथ ली जाती थी। इसलिए मैंने आपसे बताया कि ये जो विधानसभा चुनाव है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भारतीय संविधान की पहली बार शपथ ली गई। चलिए, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ और यहाँ पर आपने देखा होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में जितने भी टीवी चैनल थे सब अपने अपने तरीके से प्रेडिक्शंस, एग्जिट पोल्स वगैरह सब बता रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो सारे एग्जिट पोल्स, सारे प्रेडिक्शंस क्या हो गए, फेल हो गए। कुल सीटें यहाँ पर भी कितनी है, 90 है। जम्मू कश्मीर में भी कितनी थी, 90। निर्वाचन 5 अक्टूबर को हुआ है, एक चरण में ही हो गया। हरियाणा छोटा सा स्टेट है, एक चरण में हो गया। यहाँ पर मतगणना और परिणाम 8 अक्टूबर, दोनों की एक ही जैसी डेट है, एक ही बार में मतगणना हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर और यहाँ हरियाणा में एक ही तारीख को मतगणना हुई है। और यहाँ पे सर्वाधिक सीटें किसको मिल गई हैं, बीजेपी को 48। तो दैट फ्रेश मेजोरिटी में बीजेपी ने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी पार्टी बना ली है, अपनी सत्ता बना ली है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी 48 है। वहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी थी उनकी कितनी सीटें थी, 42। सीएम कौन बन गए, नायब सिंह सैनी। और ये कुछ समय पहले ही, यानी कि 7 माह पूर्व ही इनको वहाँ का सीएम हरियाणा का बनाया गया था। तो ये मान के चलिए कि दूसरी बार सीएम बन गए श्री नायब सिंह सैनी। और इनको शपथ दिलवाई, क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल हैं कौन से, श्री बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने नायब सिंह सैनी जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कौन सी तारीख को, 16 अक्टूबर को। तो दोनों जगह के आपको क्या रखना है याद, कि सीएम कौन बना हुआ है और दोनों जगह शपथ किसने दिलवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, शास्त्रीय भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा, ऐसी भाषा जिसकी उत्पत्ति कई हजारों वर्ष पूर्व हुई है, वो भाषा मूल भाषा है स्वयं में, किसी अन्य भाषा की उत्पत्ति या उसका मॉडर्न रूप नहीं है, उस भाषा के कहीं ना कहीं प्राचीन ग्रंथ वगैरह होने भी चाहिए उसी भाषा में, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। शास्त्रीय भाषा का संबंध ना तो राजभाषा के साथ है और ना ही संविधान की अनुसूची में जो 22 हमारे अनुसूचित भाषाएं दी गई हैं उनके साथ कोई लेना देना इसका डायरेक्टली नहीं है। शास्त्रीय भाषाओं में पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, 5 भाषाएं जुड़ गई हैं तो टोटल संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। शास्त्रीय भाषाओं की टोटल संख्या 11 हो गई, इसका मतलब 6 पहले थी और अब 5 नई जुड़ गई हैं। 5 भाषाएं कौन कौन सी नई जुड़ गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये 5 भाषाएं नई जुड़ी हैं। असमिया और बंगाली ये हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र की भाषाएं, मराठी पश्चिमी क्षेत्र की भाषा है। इसके अलावा पाली और प्राकृत ये बहुत प्राचीन भाषाओं की कैटेगरी में आती हैं। तो टोटल 5 नई भाषाओं के जुड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई है, 11। कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो देखिए ये इतनी भाषाएं तो पहले ही थी। कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब देखिए ये जो 6 हैं, 6 में से 4 तो साउथ की हो गई। कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो 6 में से 4 दक्षिण भारत की। इसके अलावा आपका संस्कृत और उड़िया, और बाकी जो अभी 5 नहीं जुड़ गई हैं, टोटल मिलाकर के क्या हो चुकी हैं, 11, 6 + 5 = 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह ये कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मनाया गया है। 17 अक्टूबर को मनाया गया है। किस लिए मनाया गया है, क्या उपलक्ष्य है, आप सब पूछ रहे हैं। तो ये भगवान बुद्ध के
तवा तिमसा देवलोक से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में बनाया गया। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध जब देवलोक से पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ, उसकी स्मृति में ये मनाया गया है क्या, अभिधम्म दिवस समारोह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको 17 अक्टूबर को दिल्ली में मनाया गया। वैसे कब मनाया जाता है ये, चंद्रवर्ष के 7वें माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी याद आपको, मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। और इसी समय, चूंकि कुछ समय पहले ही क्या हुआ था, पाली को अभी मैंने आपको बताया शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया, तो दैट वो वाला समारोह भी इसी के साथ में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह 17 अक्टूबर, नई दिल्ली। नेक्स्ट, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और इसका जो प्रारंभ है किसने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को किया है। कहाँ पर, झारखंड के हजारीबाग से प्रारंभ हुआ। झारखंड में अभी इलेक्शन आने वाला है, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया 2 अक्टूबर को। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कहाँ से प्रारंभ किया गया ये कार्यक्रम, तो ध्यान रखना है आपको, झारखंड के हजारीबाग से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का समग्र एवं सतत विकास करना। कुल मिलाकर के जनजातीय विकास, आधारभूत जो भी विकास होता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, आवास और इससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, उनका समग्र विकास और सतत विकास इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। चलिए आगे बढ़ें। एससीओ समिट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। 1996 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो शंघाई 5 के नाम से स्थापना हुई थी, फिर 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, एससीओ कर दिया गया था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरेशिया, यूरेशिया से मतलब हो जाता है यूरोप प्लस एशिया, तो जो यूरेशिया क्षेत्र है उस यूरेशिया क्षेत्र में जो इसके सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के आपसी सहयोग के लिए भी है, साथ ही साथ रक्षा और सैनिक सहयोग के लिए भी ये संगठन कार्य करता है। तो एससीओ के जो शासन अध्यक्ष हैं, इनका 23वां सम्मेलन, आपको देखिए सम्मेलन का क्रम भी याद रखना है, क्रम से ही आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर हुआ था। कई बार क्या है, वर्ष नहीं दिया जाता है, जैसे 2024 दे देंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कई बार नहीं दिया जाता है और आपको केवल क्रम दे दिया जाता है, तो क्रम भी आपको याद रखना है। 23वां सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर को कहाँ पर आयोजित हुआ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हुआ है। ये बहुत समय बाद कोई और जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है, पाकिस्तान में आयोजित हुआ। तो 23वां सम्मेलन। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में, देखिए क्या होता है, कोई भी सम्मेलन होता है तो सम्मेलन के उपरांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संयुक्त वक्तव्य या साझा बयान जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हमने भविष्य के लिए क्या रणनीति निर्धारित की है हम सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर के। तो आपसी सहयोग संवर्धन के विस्तृत एजेंडे की घोषणा में क्या बताया, कारोबार और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, आपसी मुद्रा में कारोबार करने और एससीओ बैंक स्थापित करने। यानी ये भी अब क्या क्या स्थापित करेंगे, एससीओ बैंक। जैसे ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स का भी अपना एक बैंक है, जैसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी अब एससीओ बैंक की स्थापना करेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। कब करते हैं वो एक अलग बात है।
और भारत की तरफ से यहाँ पर आधिकारिक प्रतिनिधि आप पहचान गए होंगे, हमारे देश के सुपर डुपर हाजिर जवाब विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, ये यहाँ पर भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि बनकर के पहुंचे थे इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। तो ये सम्मेलन सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। चलिए, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा, देखिए जब बृहस्पति आपको मालूम है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और चंद्रमा इसका मतलब होता है उपग्रह या सैटेलाइट। तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इसका ये उपग्रह कौन सा है? यूरोपा। इसके अध्ययन के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा, पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने क्या किया है? यूरोपा क्लिपर नाम का अंतरिक्ष यान 14 अक्टूबर 2024 को भेजा है। कहाँ से? फ्लोरिडा के केप कैनरवल, फ्लोरिडा स्टेट है, केप कैनरवल एक जगह है, वहां पर क्या स्थित है? कैनेडी सेंटर, जैसे हमारे यहाँ इसरो का सेंटर है ऐसे वहां पर ये कैनेडी सेंटर है। यहाँ से इसको लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर क्या है? आपसे केवल यूरोपा क्लिपर नाम देकर के भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ये एक स्पेस शिप है, ये यूरोपा क्लिपर है। जब स्पेस शिप की लॉन्चिंग की जाती है, अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया जाता है, तो रॉकेट से किया जाता है। ये कौन से रॉकेट से किया गया इसका प्रक्षेपण? स्पेस एफ फाल्कन हैवी रॉकेट। तो हो सकता है रॉकेट का नाम पूछ लें। ज़्यादातर तो आपसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो यूरोपा क्लिपर है, ये यूरोपा क्लिपर के नाम से आपसे पूछ सकते हैं कि किस ग्रह के अध्ययन के लिए, किस ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए आप यूरोपा पूछ सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यूरोपा के अध्ययन के लिए यूरोपा क्लिपर नासा ने लॉन्च किया है। ठीक, जुपिटर का ये सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने क्या किया? अक्टूबर में 3 देशों की, तीनों अफ्रीकी देश हैं, वहां की यात्रा की है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि अक्टूबर में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं इन्होंने किन देशों की यात्रा की थी? तो 3 देश हैं अफ्रीका के, हैं कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। ये इन तीनों की यात्रा करी थी। कब से कब तक है? 13 से 19 अक्टूबर। और किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की तीनों देशों की ये पहली यात्रा है। इसका मतलब यह है कि इसके पहले कोई भी भारतीय राष्ट्रपति इन तीनों देशों की यात्रा पर नहीं गया है। भारत और अफ्रीका के बीच के संबंध धीरे धीरे काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीनों देश हैं अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? रूस में कजान में संपन्न हुआ। अब देखिए इसके पहले एससीओ बताया था, वो 23rd था। ये कौन सा है? 16वां है शिखर सम्मेलन, रशिया में हुआ, कजान में। कब से कब तक? लिखा हुआ है 22 से 24 अक्टूबर तक ये सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ब्रिक्स, जैसे कि आपको मालूम है, ब्रिक्स BRICS, और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 लोग। लेकिन यहाँ पर आप यदि गिनती करें तो कितने लोग खड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग खड़े हुए हैं। मोदी जी खड़े हैं, व्लादिमीर पुतिन जी खड़े हैं, शी जिनपिंग और भी बाकी के लोग खड़े हैं। टोटल 9, यानी कि 4 लोग ब्रिक्स में जुड़ गए हैं। तो 4 नए देश कौन कौन से जुड़ गए हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 4 नए देश ब्रिक्स में एंट्री इन्होंने ले ली है।
लास्ट सम्मेलन में इनको परमिशन मिल गई थी और इस बार इनको इनविटेशन दे दिया गया कि अब आप सदस्य हैं, आइए, निमंत्रण है आपका। तो मिस्र, इथोपिया ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसके अलावा ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो ये पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। इस सम्मेलन का थीम क्या है? हर एक सम्मेलन का कुछ ना कुछ थीम जरूर होता है। जब इतने बड़े सम्मेलन होते हैं इनका थीम जरूर होता है। थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। मुश्किल है वैसे आपसे कहना चाहिए कि सम्मेलन की थीम पहुंचे, लेकिन फिर भी आप यदि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बस एक जस्ट पढ़ना ही है। मल्टीलैटरिज्म वर्ड मतलब याद रख लीजिए, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी याद रख लें, इतने में ही आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप सही कर देते हैं तो आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा प्लस हो जाता है। तो ब्रिक्स का सम्मेलन कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का। चलिए देखिए, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, अभी मैंने आपको बताया 22 से 24 चला, तो उसी बीच में 23 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि वार्ता हुई है। और वो वार्ता किस किस के बीच में हुई है? भारत चीन शिखर वार्ता। और एक्चुअली ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात ये एक द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जी आमने सामने बैठ करके उन्होंने वार्ता करी है। 5 साल पहले 2019 में शी जिनपिंग जी भारत आए थे महाबलीपुरम में। आपको याद होगा, महाबलीपुरम के मंदिरों में कहना चाहिए दोनों की भेंट हुई थी, झूले पर बैठे थे, ठीक है ना, आपको याद हो, चाय भी पी थी झूले पर, झूला झूलते हुए। फिर उसके बाद कोविड के समय में काफ़ी दोनों में, भारत और चीन के रिश्तों में काफ़ी तनाव भी आ गया था, उस समय काफ़ी समस्या क्रिएट हो गई थी। और वहाँ पर 2020 में आपको ध्यान हो तो डेमचौक और डेप्सांग अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर चाइना की सेना अंदर आ गई थी, भारत की सेना भी वहाँ पहुँच गई थी। और आपको उस समय वीडियो याद होगा, दोनों आपस में फाइटिंग चल रही थी, जूडो कराटे और मार्शल आर्ट, जिसको जितना आता था, टाइगर श्रॉफ और जैकी चैन की स्टाइल में सब एक दूसरे में लगे हुए थे लात घुसे बचाने के लिए। अब ये सब सारी चीज़ें शिखर वार्ता में क्या हो चुका है? समाप्त कर दिया गया है कि बहुत लड़ लिए। और अब क्या होगा? यहाँ से चीनी सेनाओं की पूर्ण वापसी हो जाएगी। कुल मिलाकर के क्या है? शांति की ओर एक प्रयास है। तो इस कारण से ये भारत चीन शिखर वार्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ब्रिक्स के दौरान ही हो गई थी, तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आ गया। नेक्स्ट, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, इनका भी आपने नाम सुना होगा, कि सपत्नीक भारत की 5 दिन की यात्रा, कब से कब तक? जैसे 10 अक्टूबर 2024 को। तो ये भी आपको कुछ समय पहले याद होगा कि मालदीव के जो ये राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, इन्होंने चाइना का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया था, इंडिया के अगेंस्ट में चले गए थे, क्योंकि मालदीव्स काफ़ी, भारत के लोग टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मालदीव्स पहुंच जाते हैं। और उस समय फिर एकदम से मालदीव का सबने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। अब उसके बाद ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा है कि भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने में समझदारी है, तो ये अभी आकर के और फिर कहना चाहिए कि एक रिश्तों की एक नई शुरुआत करने का इन्होंने प्रयास किया है। और मालदीव में भारत ने फिर क्या किया है? अभी रुपए कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। ये डेबिट कार्ड है, रुपए कार्ड, तो ये यहाँ पे लॉन्च कर दिया है मालदीव में। तो आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस देश में रुपए कार्ड लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिएगा वो मालदीव में। नेक्स्ट, जमैका। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस की भारत यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 की, ठीक है। जमैका के कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री आए हैं कि राष्ट्रपति आए हैं, जैसे कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं और ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। श्री मोदी ने जमैका के साथ आपसी संबंधों को 4 C's के साथ बताया, यानी जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने बताया कि जमा के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनको हम 4 C से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या है? पहला सी क्या है? कल्चर। दूसरा सी क्या है? क्रिकेट। तीसरा सी क्या है? कॉमनवेल्थ। और चौथा सी क्या है? कैरिकॉन, यानी कैरिबियन
कम्युनिटी। देखिए कैरिबियन, कैरिबियन सी है और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। यदि हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इधर, तो ये वाला एरिया कैरिबियन सी कहलाता है। इसी को ही वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, इसलिए मोदी जी ने क्या नाम लिया, क्रिकेट का भी उन्होंने नाम लिया। तो ये सब कैरिबियन कंट्रीज हैं, जमैका हो गया, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कैरिबियन कंट्रीज के नाम से जानी जाती हैं, वेस्ट इंडीज कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। जमैका के हुसैन बोल्ट जो धावक थे, एथलीट थे, ये काफ़ी जाने माने खिलाड़ी थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा जमैका के प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जल्दी से हम नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी ये अच्छे से करते रहें। जो करंट अफेयर है आपका, करंट अफेयर आपको अभी से थोड़ा 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 पढ़ते जाएंगे, जिसमें आपको इसका बाद में एक बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो एक कहना चाहिए अच्छे से आपको याद हो जाएगा, जिसमें आपके प्रश्न वहाँ गलत ना हो। आप करंट अफेयर एकदम लास्ट के लिए मत छोड़िएगा कि लास्ट में ही पढ़ेंगे। ऐसे में क्या होता है, उतना अच्छे से याद नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको अभी से पढ़ना जारी रखें। चलिए तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।